Hello students, how are all of you? I hope all of you are fine. Student, welcome again in your geometry online platform and today I am here with your Zero to Hero batch again. एंड बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं आप सभी के साथ होती हूँ हमारी हिंदी भाषा के साथ, लेकिन हमने सैनिक स्कूल कक्षा 6 के सभी प्रश्न पत्र पूरे कर लिए हैं 2017 से 2021 तक। अब हम शुरू करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को। ठीक है, ये प्रश्न पत्र आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न पत्र नंबर 2020 को। ठीक है, प्रश्न पत्र 2020 में आए हुए प्रश्न 15 प्रश्न होते हैं हमारे हिंदी भाषा से। इस प्रश्न पत्र में जो जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें हमारे हिंदी भाषा से 15 प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो सेशन को बड़े ही सुंदर मोटिवेशनल थॉट के साथ, सुविचार के साथ। देखिए हमारा सुविचार क्या है, एक इच्छा कुछ भी नहीं बदलती। इच्छा, अगर हम किसी चीज के लिए इच्छा करें, किसी चीज की इच्छा करें तो उससे कुछ भी नहीं बदलता है। एक निर्णय कुछ बदलता है। अगर हम उस इच्छा को पूरा करने का निर्णय ले लेते हैं तो बदल जाती हैं चीजें, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। निर्णय अगर हमने लिया तो चीजें काफी बदल जाएंगी, लेकिन अगर हम निश्चय कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय अगर हम कर लेते हैं कि ये कार्य हमें करना ही है तो हमें सफलता मिल जाती है। तो बड़े ही सुंदर सुविचार के साथ हम अपने इस वीडियो सेशन को शुरू कर रहे हैं, जहां पर हमारा पहला प्रश्न है स्वतंत्र का विलोम है। स्वतंत्र शब्द यहाँ पर एक दिया गया है, उस शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। और विलोम क्या होता है? जो उल्टा होता है, उल्टे अर्थ वाले शब्द जो है विलोम होते हैं। इन सारे प्रकरण, जो प्रकरण आपके नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं, इन सारे प्रकरणों के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आपको हमारे कोर्सेज को अवेल करना होगा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, तभी आप सारे कंसेप्चुअल बेस्ड वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। स्वतंत्र का विलोम क्या है? स्वतंत्र का विलोम शब्द हमें बताना है। यहाँ पर गुलाम दिया है, परतंत्र दिया है, आजाद दिया, अधीन। सबसे पहले तो हमें स्वतंत्र का अर्थ देखना है कि अर्थ क्या है उसका। स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? जो किसी के गुलाम नहीं होते, जो किसी के अंडर वर्क नहीं करते, वो स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर दिया है गुलाम, ये इसका अपोजिट है, लेकिन हमें स्वतंत्र तुकांत शब्द मिलाने हैं। जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब भी हम विलोम शब्द निकाल रहे हो सबसे पहले हमें शब्द का अर्थ देखना और उसके तुकांत मिलाने हैं। तो गुलाम तो नहीं है, परतंत्र, परतंत्र जो किसी के अधीन होता है। आजाद स्वतंत्र का ही पर्यायवाची है और अधीन भी परतंत्र का ही पर्यायवाची है। तो हमारा सही उत्तर इसमें कौन सा हो गया? ख, प्रतंत्र। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिसके अनेक अर्थ हो, जिसके बहुत सारे अर्थ हो। ठीक है, वो होते हैं अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अनेकार्थी शब्द हो, जिसके बहुत सारे शब्द दिए गए हों। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है? सबसे पहला दिया है घर, फिर दिया है सांझ, तन और कल। तो यहाँ पर इनमें से हमें चूज करना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हो। इनमें से यहाँ पर शब्द है ऐसा तन, तन के बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है, ग्रह के बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे, सांझ के बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे, कल के बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे, लेकिन तन अपने आप में हर एक जगह अलग अर्थ के साथ प्रयुक्त होगा। इसलिए अनेकार्थी शब्द वाला सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ग, तन। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं। समान रूप में जो प्रदर्शित होते हैं, समान रूप में जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर दिए हैं नैन, चक्षु, नयन और मीन। अब नैन ये भी पर्यायवाची है, समान अर्थ रखता है। नैन का अर्थ भी आंख ही होता है, चक्षु का अर्थ भी आंख ही होता है, नयन का अर्थ भी आंख ही होता है, लेकिन मीन का अर्थ जो है मछली होता है। तो यहाँ पर कौन ऐसा शब्द हो गया जो आंख का पर्यायवाची नहीं है? वो हो गया घ, मीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, विचार शब्द में इक जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा? विचार शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा, फिर पूछा है कि यहां से क्या शब्द बन जाएगा। तो शब्द यहां पर दिए विचारिक, वैचारिक, वैचारिक और विचारिक। अब देखिए प्रत्यय कौन सा जुड़ा? छोटी ई और क जुड़ा। अगर हम इसमें छोटी ई और क जोड़ देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? ये छोटी ई दी है और क आ गया। यहां पर वैचारिक ये नहीं है, ये भी वैचारिक है, ये भी नहीं है। विचारिक, यहाँ पर बड़ी ई है तो ये भी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? क, विचारिक। ठीक है, ये इसमें छोटी ई और ये क जो है वो प्रत्यय जोड़ गया, विचारिक हो गया। जो विचारने योग्य हो उसको हम विचारिक कह देते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न 5, ईमानदारी शब्द संज्ञा है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? अब यहाँ पर एक शब्द देखिए, ईमानदारी संज्ञा जो है वो एक शब्द से निकली है, ईमानदार। यहाँ पर एक शब्द है ईमानदार, ठीक है। ईमानदार शब्द से एक भाव निकला, क्या? ईमानदारी, कि ईमानदार व्यक्ति हमेशा ईमानदारी करता है, तो इससे ये भाव निकला। अब हमें बताना है कि ईमानदारी शब्द जो है, जो ईमानदार शब्द से बना हुआ है, ये क्या है, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? कौन सी संज्ञा है? तो ये कौन सी संज्ञा हुई? क्योंकि ये भाव आ रहा है तो ये कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। हमारा यहाँ पर क सही हो गया। अब है रोजी रोटी शब्द है, रोजी और रोटी। सबसे पहले सबसे ध्यान से देखने वाली चीज क्या है कि यहाँ पर एक योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना, योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया गया है। और योजक चिन्ह को कब रखते हैं हम? जब शब्दों के जोड़े बने हों, है ना। योजक चिन्ह कब रखते हैं? जब शब्दों के जोड़े बनाए गए हों। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा, रोजी और रोटी अलग अलग अगर हम देखें तो संज्ञा है, सर्वनाम नहीं, इनकी जगह पर कोई संज्ञा शब्द प्रयुक्त नहीं हुए, संज्ञा शब्द की जगह ये प्रयुक्त नहीं हुए तो सर्वनाम नहीं है। शब्द युग्म, जो शब्दों के जोड़े बने होते हैं और जहां योजक चिन्ह प्रयुक्त होता है तो ये सही है। विशेषण, यहाँ किसी शब्द की विशेषता भी नहीं बताई गई, तो रोजी और रोटी ये क्या हो गया? एक शब्द युग्म है, शब्दों का जोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, फल शब्द का बहुवचन है। अब वचन से संबंधित यहाँ पर आया, ये सारे जितने भी प्रकरण आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द, वचन है और विलोम शब्द है, इन सारे प्रकरणों की वीडियो को विस्तार से या टॉपिक वाइज वीडियो को विस्तार से देखने के लिए आप सभी को हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, वहां पर अवेलेबल कोर्सेज को अवेल करना होगा, तभी आप ये कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस देख पाएंगे, ठीक है। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्या है? फल शब्द का बहुवचन बताना है। तो फल एक शब्द है, वचन एक, जहां पर हमें किसी वस्तु के एक होने का बोध हो और किसी वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो, तो वहां क्या होता है? एक वचन या बहुवचन। अब यहाँ पर एक वचन दे दिया है कि फल, फल शब्द का बहुवचन अब हमें यहाँ पे बताना है। फल, फल, फलों, फलन और फला। तो ये यहाँ पर साफ साफ हमें पता चल रहा है कि हमारा प्रश्न, हमारा ऑप्शन नंबर ख सही है, फल। 8, ढांढस बांधना का अर्थ है। ढांढस बांधना का अर्थ बताया कि ढांढस बंधा रहे हैं। एक तरह से ये शब्द तब यूज किया जाता है जब हम किसी को संतुष्टि देते हैं, सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं। जब हम किसी चीज को, किसी प्रकार की कोई समस्या को लेकर कोई व्यक्ति परेशान है और उसको हम संभाल करके समझा रहे हैं चीजें, तो वो आता है हमारा ढांढस बंधाने में। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। आशीर्वाद देना नहीं, तसल्ली देना यस, आज्ञा देना नहीं, निवेदन करना, प्रार्थना करना। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? ख, तसल्ली देना। नेक्स्ट, आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर एक मुहावरा दिया है। मुहावरा क्या होते हैं? जब हम अधिक शब्दों को कम शब्दों में समेटकर या उनको संक्षिप्त में कह देते हैं, तब आता है मुहावरा, ठीक है। जो शब्दांश अधिक शब्दों को या विस्तृत शब्दों को संक्षिप्त शब्दों में कहे जाने के काम आते हैं या उनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम मुहावरे के अंतर्गत लेते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना, अर्थात कोई नुकसान हो गया, कोई संकट आ गया है, उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन याद आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमें इसका अर्थ ढूंढना है। देखिए क्या, अवसरवादी, अवसर पर काम करने वाला नहीं, पाखंडी होना, ये ईश्वर से भक्ति इनसे संबंधित चला गया। पहले से सावधान न होना, अगर आग लग गई है, अब कुआं खोदा जा रहा है, इसका मतलब अपनी परिस्थिति के लिए पहले से सावधान नहीं थे, तो ये हो गया इसका सही उत्तर। अगले वाला भी देख लेते हैं। समय देखकर तत्पर होना, समय देखा और तत्पर हो गए, किस तरह की परिस्थिति है और उसके लिए हम अवेयर हो गए, ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है पहले से सावधान नहीं होना, कि आग लगने पर अगर कुआं खोदा जा रहा है तो सावधान पहले से उस परिस्थिति के लिए हम नहीं है। हमारा सही उत्तर हो गया ग। आगे देखते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए, यहां पर वर्तनी शुद्धि से संबंधित एक प्रश्न दिया गया कि हमें इनमें से शब्द एक ही दिया गया लेकिन उसकी वर्तनी बार बार गलत करके दे दी गई है, हमें सही वर्तनी वाला शब्द यहां से छांटना है। सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता और सहिष्णुता। अब हम यहां पर सबसे पहले जब भी वर्तनी शुद्धि की बारी आती है, हम क्या करते हैं? सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी है? शब्दों का उच्चारण। तो शब्द को हम उच्चारण कर करके देखेंगे। सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब उष्म व्यंजन यहाँ पर है, और उष्म व्यंजन में ये वाला स भी होता है, ये वाला स भी होता है, लेकिन अब ये वाला स आधा है, यहाँ पर गलत है, तो हमारा कौन सा सही हो गया? क, सहिष्णुता।
ठीक है, यहाँ अणा नहीं है और ऊ भी नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब इन दोनों में से हमें चूज करना था। यहाँ पर श पूरा नहीं है लेकिन ध्वनि पूरे श की आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर सहिष्णुता। ठीक है, आगे अब दिया है हमें यहाँ पर एक गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ पर निर्देश दिया गया कि प्रश्न संख्या 11 से 15 तक निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। तो सबसे अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, कि जब भी हमें गद्यांश को पढ़ना हो या गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है, अनुच्छेद में सांझ को सिंदूरी इसलिए कहा गया है क्योंकि अनुच्छेद है, अनुच्छेद में सांझ शाम के समय को सिंदूरी कहा गया है। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट खाली स्थान लेकिन दादी की संज्ञा बिरिया बीतती ही नहीं का अर्थ है। दादी, इस पद्यांश में दादी का जिक्र किया गया है और उनकी कुछ चंद लाइनों को यहाँ पर दिया गया है और उनका अर्थ पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न 13, मन की आंखों को पल का पर्याय क्यों कहा गया है। मन की आंखों को पल, किसी भी पल का पर्याय क्यों कहा गया है, पद्यांश पढ़ने के बाद हमें समझ आएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, इस अनुच्छेद में संध्या वेला का क्या अर्थ है। ये जो अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया उसमें संध्या वेला का क्या अर्थ है। ठीक है, अनुच्छेद पढ़ने के बाद पता चलेगा। अनुच्छेद में लेखक ने फिल्म के बहाने दादी बचपन गोधुली से जुड़ी यादों को साझा किया है। क्या ऐसी चीज है जिसके बहाने उसने दादी की सारी यादों को याद कर लिया या पुराने समय उसके सामने आ गया है। ठीक है, ये थे कुछ प्रश्न हमारे। अब हम पढ़ते हैं, एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं जिससे हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सके। चलिए शुरू करते हैं। सांझ होने लगी थी, धूप की सुनहरी परछाइयों सिंदूरी सांझ की बाहों में समा गई हैं। शाम का समय हो गया है और आपने देखा धूप की जो सुनहरी परछाई थी आसपास, वो बड़ा ही सुंदर वातावरण उन्होंने बना दिया है और आसपास लालिमा फैल गई है। मैं इस सांझ को अपने तन की आंखों से देखता हूं। तन की आंखों से अगर मैंने देखा और मन की आंखों से उस दादी की छवि को जो मानस पटल पर उभर आई है। मन की आंखों से वो अपनी दादी अर्थात पुराने समय के व्यक्ति को या अपनी दादी का समय उन्हें याद आ गया है। तन की आंख सिर्फ आज देखती है जबकि मन की आंख तमाम बीते हुए कल, अर्थात तन की आंख तो सिर्फ अभी देख रहे हैं कि अभी कितना सुंदर वातावरण है, लेकिन जो मन की आंखों से मैंने इस वातावरण को देखा तो मुझे पुराने अतीत का याद आ गया, पुराने समय का मुझे चीजें याद आ गई हैं। मन की इसी आंख ने मुझे अपनी दिवंगत दादी की याद दिला दी है और मन की आंखों को जब मैंने ये वातावरण अपने आसपास देखा तो इससे मुझे अपनी दादी की याद आ गई है, जो बचपन में हमें सांझ के समय घर के बाहर जाने से रोकती थी। वो सांझ के समय अर्थात शाम के समय, शाम को वो हमें घर से बाहर नहीं जाने देती थी। ठीक है, कहती थी संजा बिरिया घर के बाहर नहीं जानो बेटा, दिया बत्ती के टेम घर रहनो। शाम के समय घर से बाहर नहीं जाना, दिया बत्ती, शाम को सभी ईश्वर की ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, शाम को बाहर नहीं जाना चाहिए। तर्क देती थी कि गोधुली वेला में जब गायें भी अपने घर लौटती हैं, और वो समझाती थी उदाहरण देकर कि जब शाम के समय गायें सारी चर के घर लौटती हैं अपने बछड़े के पास, तो फिर तुम क्यों घर के बाहर जाते हो कि गायें भैंस जितनी भी हैं वो सब चर करके शाम को अपने बच्चों के पास लौट कर आ रही हैं, तो तुम बाहर क्यों जा रहे हो। इस तरह के उदाहरण वो उनको दिया करती थी। वे कहती रहती थी और हम थोड़ी देर उनकी गोद में बैठकर घर लौटती गायों को देखते हुए समझाती थी और हम क्या करते थे, उनकी गोद में लेटकर वापस आती गायों को देखते थे। उनकी आंखें बचाकर घर के बाहर भाग जाया करते थे और उनसे बच करके घर से बाहर चले जाते थे। यह सिलसिला बचपन में चलता रहा। बचपन की दहलीज लांघी, जीवन संघर्ष के यौवन में उलझा और जब वार्धक्य में स्मृतियों के भंवर में घूम रहे हैं, क्या हुआ कि बचपन की वेला बीत गई, फिर हम ये वाली एज में एंटर किया हमने, ठीक है, और हमारे पास संघर्ष और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों का इतना बोझ बढ़ गया कि सिर्फ अब हम वार्धक्य मतलब वृद्ध अवस्था में आ गए और पुरानी स्मृतियां ही सिर्फ अभी हमारे पास हैं।
इस संध्या वेला में सांझ खूब याद आती है। संध्या वेला शाम के समय, वो सांझ हमें बहुत याद आती है। ऐसी जाने कितनी सांझें याद आई और बीत गई, लेकिन दादी की संध्या बिरिया बीतती नहीं। अब देखो, ऐसी बहुत सारी शामें आई जिनको देख करके हमने दादी को याद किया, लेकिन दादी जो कहती थी वो चीजें हमें अभी तक याद है। सोचता हूँ बार बार, लगता है कि वह संध्या के समय घर के बाहर न जाने की मनुहा करते जब गायों के गोधूली वेला में अपने अपने घर लौटने का उदाहरण देती थी, तो क्या उनकी समझ थी और क्या उनका संस्कार। मतलब मैं अब सोचता हूँ कि जो ये उदाहरण देती थी वो, अब मुझे समझ आया कि जो उन्होंने ये उदाहरण दिया था वो क्यों दिया था। क्योंकि अब जो व्यक्ति हैं जिसको अपनी जिम्मेदारियां पता है, वो अपने समय से सारे काम करेंगे, और समय से सारे काम करने वाले व्यक्ति समय से ही घर आ जाते हैं, और जो हमारा शाम का समय होता है वो अपने परिवार की जिम्मेदारी और संघर्ष का समय होता है। तो उन्हें समझ आ गया कि क्यों शाम के समय वो घर जाने से बाहर रोकती थी, क्योंकि जो माताएं हैं, जैसे पशु हैं जिनको समझ नहीं है, जो सोचने विचारने की शक्ति नहीं रखते, वो भी शाम के समय अपने बच्चों के पास लौट कर आ जाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर गद्यांश में बताई गई हैं। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, अनुच्छेद में सांझ को सिंदूरी इसलिए कहा गया है, क्यों कहा गया है? सांझ बहुत गहरे लाल रंग की होती है, शाम के समय आकाश में लालिमा होती है, शाम को लोग जी भरकर मौज मस्ती करते हैं, सांझ के समय लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। शाम के समय आकाश में लालिमा होती है क्योंकि सुनहरी किरणें सूर्य की जो है आसपास बिखर जाती हैं, और सूर्य अस्त होने लगता है तो वो किरणें आसपास बिखर जाती हैं, जिसकी वजह से शाम को सिंदूरी कहा है। ठीक है, आगे फिलहाल लेकिन दादी की संज्ञा बीतता बीतती ही नहीं का अर्थ है, क्या बीतता नहीं है? दादी के जीवन में सांझ हमेशा रही, दादी की सांझ वाली बात हमेशा याद रही। दादी की सांझ वाली बात का अर्थ है आज समझ आया, तो उनकी ये बात बीतती नहीं, इसका क्या अर्थ है? दादी की सांझ वाली बात हमेशा याद रहती है। हर एक शाम ऐसी आती है, सुंदर शाम आती है लेकिन चली जाती है, पर दादी के द्वारा कही गई ये जो बात है ये हमें हमेशा याद रहती है। ये हो गया हमारा सही उत्तर। मन की आंखों को पल का पर्याय क्यों कहा गया है? मन की आंखों को क्यों कहा गया कि ये पल का पर्याय है? वे अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं, पुराने समय और आने वाले समय को जोड़ती हैं। वे अतीत और भविष्य को डूबने से बचाती हैं। वे आजकल आज को ही देखती हैं, वे पुल की तरह दिखती हैं। वे अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं, अर्थात इनको नष्ट होने नहीं देती और उनको जोड़े रखती हैं, जिससे हमें पुराने समय की चीजें भी याद आती रहती हैं। अगले वाला प्रश्न देखिए, इस अनुच्छेद में संध्या वेला का क्या अर्थ है? संध्या शाम का समय, वेला मतलब समय, तो शाम के समय को क्या कहा गया? संध्या वेला। शाम का समय उम्र का एक पड़ाव, सुखद समय और दुखद समय, ये हो गया इसका सही उत्तर, शाम का समय। अनुच्छेद में लेखक ने खालिस्तान के बहाने दादी बचपन गोधूली से जुड़ी यादों को साझा, किसके बहाने से इन सारी यादों को उसने समेटा है? मन के, आंखों के, सांझ के या गायों के? सांझ के समय अर्थात शाम की वेला के रूप में उसने अपनी दादी के बचपन और गोधूली, सारी गायों की जो गोधूली वेला में वापस लौटने की प्रक्रिया थी वो सब उसने रिमाइंड कर लिया, अर्थात उसको वो सारी यादें याद आ गई है, जिससे उसको सोच करके बड़ा ही अच्छा लगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे, इनके स्पष्टीकरण समझ आ गए होंगे, किस प्रश्न का सही उत्तर वो क्यों है। आप सभी इन प्रकरणों की वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उस पर अवेलेबल कोर्सेज को अवेल करें, और देखिए यहाँ पर इन कोर्सेज को अवेल करने के बाद आपको क्या क्या एडवांटेज मिल रहे हैं। कंसेप्ट बेस्ड सारी वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगी, कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो होगी वो सब अवेलेबल होंगी। टॉपिक वाइज क्विजेस, जो भी कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस आपने पढ़ी होंगी उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको क्विजेस वहां पर मिल जाएंगी। मिक्स क्विजेस भी आपको मिल रही हैं, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने वीडियो से कितना सीखा। सैंपल पेपर्स आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे अपलोडेड मिलेंगे उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको यहाँ पर प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी मिल रहा है, और इस टेलीग्राम ग्रुप का एडवांटेज ये है कि आपको आपके स्कूल के ही जैसे यहाँ पर भी डेली स्केड्यूल शेयर किया जाएगा कि आपको कितना आज के लिए प्रिपेयर करना है। एंड वेरी ग्रेट फैसिलिटी फॉर दोज स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है जहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, उनके लिए पेनड्राइव कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। पेनड्राइव कोर्स में यहाँ पर नेटवर्क की नीड नहीं है, आप इसको अपने एंड्रॉइड्स, लैपटॉप्स और पीसीज में यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
एंड आप सभी वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को देख करके इन टॉपिक्स के ट्रिक्स जो हैं उनको समझ करके एग्जाम को क्रैक कर पाएं, और आपकी वजह से किसी दूसरे स्टूडेंट भी अगर ये एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप सभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेरी है देन आप हमारे इन ऑफिशियल नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अपने किसी भी कमेंट को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।